हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों का सभी का कोर्स समाप्त हो गया होगा। तो बच्चों अब आपका बारी है सेट प्रैक्टिस करने का। तो हम आपके लिए सेट 1 साइंस का जो कि 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आता है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो बच्चों हम आपको इस सेट 1 में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, है ना। उसके बाद जो है हम आपको सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव साइंस का सेट 1 और 1 से लेकर के 80 क्वेश्चंस का हम जो है यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहला नंबर प्रश्न आपके बोर्ड पे सामने है, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से देखेंगे, अच्छे प्रकार से इसको कर लेंगे और हम आपको लगभग बच्चों 10 सेट जो है हम आपको करवाने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट का 10-10 सेट हम आपको लगभग हम आपको करवाएंगे, है ना। तो आप सभी लोग जो है बने रहें और सभी लोग आंसर देंगे, साथ साथ में आंसर भी आप लोग जो है बोलते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो बच्चों पहला नंबर जो आपका प्रश्न है वो आपके सामने है स्क्रीन पे कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह बच्चों कैसा होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह बच्चों जो होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह बच्चों कैसा होता है, तो अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को फास्ट कराएंगे क्योंकि 80 क्वेश्चंस करने हैं और आप सभी बच्चे कहीं ना कहीं इन सारे प्रश्नों को पढ़े हैं, है ना, अच्छे प्रकार से आप लोग जानते हैं। मैं सिर्फ आपको प्रश्नों का जो है रिवीजन करवाने वाला हूं यहाँ पे। तो सभी बच्चे जो है वो ध्यानपूर्वक अच्छे प्रकार से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ये पूछा गया है। कहता है कि सीधा एवं आवर्धित होता है, उल्टा एवं आवर्धित होता है, सीधा एवं हासित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, सीधा और आवर्धित बनता है। कैसा बनता है बच्चों, सीधा और आवर्धित बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में कौन उपचायक है। निम्न में कौन उपचायक है। तो बच्चों पहला नंबर प्रश्न है आपका H2 है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है आपका O2 है यहाँ पे, और ये H2S है ना। ये आपका H2 है, ये आपका CO है, यहाँ पे आपको O2 है और ये आपका H2S है। तो बच्चों आपसे पूछा है कि उपचायक कौन है। उपचायक इसमें कौन होगा बच्चों, तो उपचायक जो होगा वो आपका ऑक्सीजन उपचायक हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन आपका क्या है बच्चों, तो ऑक्सीजन आपका उपचायक है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है। बुझा चूना हम लोग किसको कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम लोग बुझा चूना कहते हैं। आपका CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, CaOH का होल 2, ठीक है। ये CaO होता है, कली चूना होता है, CaCO3 जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, और Ca यानी कैल्शियम। आप ये CaCO3 ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में थोड़ा सा गड़बड़ी है और हमें लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होता है, तो हम इसको ऐसे ही समझने के लिए लिख देते हैं। आप लोग भी यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको ऐसा टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये ऐसे लिखा हुआ है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग बच्चों कौन है जो मनुष्य में नहीं है। ऑप्शन है आपका फेफड़ा है, यकृत है, अग्न्याशय है, वृक्क है। तो बच्चों फेफड़ा जो है आपका उत्सर्जी अंग है ही, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यकृत ये भी जो है पीत और बेकार पदार्थों को, ये भी जो है इससे भी यकृत से भी निकलता है। अग्न्याशय से कोई भी बेकार पदार्थ नहीं निकलता है और आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। और वृक्क भी बच्चों क्या होता है, उत्सर्जी अंग। वृक्क से भी किडनी भी जो है हमारा यूरिन को छान करके क्या करता है, ये भी उत्सर्जन करता है, ठीक है, उत्सर्जन में मदद करता है। तो फेफड़ा, यकृत, वृक्क जो है उत्सर्जी अंग है, अग्न्याशय जो है वो उत्सर्जी अंग नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव होते हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं, ओके। रक्त में
जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों की सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है बच्चों? तो दूर बिंदु के लिए आप जो है वो कितना अनंत होता है ना? दूर बिंदु के लिए क्या होता है? अनंत। दूर तो आप अनंत तक देख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की अगर बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात करें बच्चों तो कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु की अगर हम बात करें बच्चों तो दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु आपका अनंत होता है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों की एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का जो मान होता है बच्चों वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻10 मीटर। ये जो साइन दिखा रहा है ये मतलब पावर में दिखा रहा है कि पावर में है, ठीक है। तो 10⁻10 एंगस्ट्रम आप 10⁻10 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चों कि निम्न में कौन भस्म नहीं है? बच्चों इसमें बताना है कि भस्म निम्न में कौन जो है वो भस्म नहीं है। तो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, Na2CO3 और NaOH है, ठीक है। भस्म नहीं की बात किया है बच्चों तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड जो है ये आपका क्या है? लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों? ये आपका है ना लवण है यहाँ पे, तो ये आपका जो है उदासीन होता है, तो ये भस्म नहीं है। सोडियम क्लोराइड आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये सूत्र है, ठीक है। CaSO4 एक मिनट प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ ठीक है, CaSO4.12H2O, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज बच्चों यहाँ पे ऑप्शन है आपका वेंटिंग है, डार्विन है, लेमार्क है और उपयुक्त सभी है। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन हार्मोन की खोज वेंटिंग ने किया था। किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेंटिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों कि इनमें कौन पादप हार्मोन है? इनमें कौन पादप हार्मोन है बच्चों? पादप हार्मोन की बात करना है, ठीक है। आपको कहता है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन एंड साइटोकाइनिन। तो आपको बच्चों यहाँ पे पता है कि आपका जो पादप हार्मोन है वो क्या है? साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन है। 5 आपके पादप हार्मोन होते हैं, ऑक्जिन, जिब्रेलिन्स, है ना। ऑक्जिन्स होता है पहला, जिब्रेलिन्स होता है, साइटोकाइनिन्स होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, एक इथाइलिन होता है। तो आपका 5 जो है वो आपके पादप हार्मोन होते हैं, जिसमें आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है बच्चों यहाँ पे ऐसे ओम हो जाएगा, ओम प्रति मीटर है, ओम प्रति मीटर, यहाँ पे ओम मीटर है और ये है ओम प्रति मीटर, और बच्चों यहाँ पे है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ओम मीटर। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? बच्चों विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक हो जाएगा आपका चांदी, है ना। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? तो चांदी, सिल्वर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, सबसे अच्छा चालक ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है लोहा के प्रमुख अयस्क कौन है? बच्चों इसमें बताना है कि लोहा के प्रमुख अयस्क कौन है ना। आपका ऑप्शन है सिनेबार, बॉक्साइट, हेमेटाइट, क्यूपराइट। तो बच्चा आपका जो है अयस्क, लोहे का जो अयस्क हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हेमाटाइट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? हेमाटाइट हो जाएगा, ठीक है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 होता है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? Fe2O3 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सिनेबार से जो है ये पारा
ये पारा का जो है ये क्या है, अयस्क है। बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, और क्यूपराइट जो है आपका कॉपर का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है पीतल। पीतल क्या है बच्चों? पीतल जो है, पीतल तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का ये क्या है, तो मिश्रण है ना, मिश्र धातु है। पीतल जो है, पीतल और पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का क्या है बच्चों, तो मिश्र धातु है ना, जिसमें तांबा और जस्ता इसमें मिली हुई रहती है। इसका ट्रिक होता है पीतल का पिताजी, पिताजी से आप याद रखिएगा ऐसे करके, पिताजी, पिताजी तांबा और जस्ता, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पी से पीतल होता है, त से तांबा, जी से जिंक या जस्ता उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है बच्चों? तो फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वो आपका एंड्रोसियम होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे पुंकेसर बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। आपके फूल में 4 भाग होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा होता है, सॉरी एक मिनट, कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स कोरोला, और क्या होता है एंड्रोसियम और गैनोसियम होता है। ठीक है, और गैनोसियम में बच्चों क्या होता है, गैनोसियम में 3 भाग होता है, ओवरी होता है, स्टिग्मा और स्टाइल होता है। और आपका जो एंड्रोसियम होता है उसमें आपका जो है एंथर होता है, जो कि जिसमें पराग कण मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग परागकोश बोलते हैं, एंथर का मतलब होता है। और नीचे वाले डंठल वाले भाग को हम बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 भागों में बटा होता है। तो इसका जो है फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है, तो पुंकेसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बच्चों कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? बच्चों नर युग्मक में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 23 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 23 होती है। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। 23 जोड़ा होता है, यहाँ पे 46 होता है टोटल, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा 23 सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बच्चों अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अंगूठा जो है बच्चों वो बल की ओर, बल की दिशा की ओर जो है, बल की दिशा की ओर क्या करता है? इंगित करता है। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से अंगूठा जो होता है, अंगूठा इस प्रकार से जो है, अंगूठा किसकी ओर निर्धारित करता है बच्चों? तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा की ओर निर्धारित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि आमीटर से निम्न में किसे मापा जाता है? आमीटर से बच्चों निम्न में किसे मापा जाता है? तो आमीटर से आप विद्युत धारा को मापते हैं। आमीटर से किसे मापा जाता है बच्चों? तो आमीटर से आप विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, आमीटर से आप विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम आपको बताना है फॉर्मिक अम्ल का बच्चों। तो फॉर्मिक अम्ल का आपका जो नाम होता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है ना। क्या नाम होता है बच्चों? तो फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो आपका होता है मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH होता है। ओके, चलिए हम काफ़ी बार जो है इन सारे प्रश्नों को करवा चुके हैं, सारे प्रश्नों को एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे प्रकार से इसको हम कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और IUPAC नाम का, IUPAC का अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें बच्चों, तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है IUPAC का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनता है? सर्फ एक्सेल बनता है, शैम्पू बनता है, या फिर इजी सर्फ बनता है, या फिर सभी बनता है? तो बच्चों अपमार्जक से जो है इन सभी का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इनमें से किसी अनुवांशिकी का पिता, मतलब इनमें से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किसे अनुवांशिकी का पिता बच्चों किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता कहता है कि चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लेमार्क को, या फिर बाइसमान को। तो बच्चों इनमें जो है अनुवांशिकी के पिता किन्हें कहा जाता है? तो अनुवांशिकी के पिता होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अनुवांशिकी के पिता कौन है बच्चों? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, वो अनुवांशिकी के क्या है? पिता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। अगला कहता है बच्चों की 24 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है बच्चों? ये आपको बताना है। तो लिंग गुणसूत्र जो होता है पुरुषों में वो X और Y होता है। ठीक है, पुरुष में XY होता है, और लिंग गुणसूत्र महिलाओं में XX होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चा जो मेल होगा या फीमेल होगा वो डिपेंड करता है पुरुष के गुणसूत्र पर। पुरुष के गुणसूत्र यदि X और महिला के X मिलता है तो वो स्त्री होती है, यानी कि लड़की होती है, और Y और X मिलता है
वो क्या होता है, लड़का होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है पुरुष के क्रोमोजोम पर, यानी गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। तो पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है बच्चों, तो वो XY होता है। नेक्स्ट प्रश्न अगर चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में बच्चों ऊर्जा का मुख्य स्रोत की अगर हम बात करें, ऑप्शन है आपका कोयला, पानी, सूर्य और लकड़ी। तो प्रकृति में जो है ऊर्जा का स्रोत है बच्चों, वो क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य से ही हमें लगातार ऊर्जा मिल रही है और पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, ये प्रकृति जो है उसी पर निर्भर है। ठीक है, तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य सबसे बड़ा स्रोत जो है वो हमारा सूर्य है। अगला 26 नंबर कहता है बच्चों की ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में कौन सी गैस उत्तरदायी है। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कौन सी गैस उत्तरदायी है बच्चों, तो आप याद रखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि BS4 का संबंध किससे है। BS4 का संबंध बच्चों किससे है, तो BS4 का संबंध है बच्चों वायु प्रदूषण से। BS4 का संबंध किससे बच्चों, तो BS4 का जो संबंध है वो है आपका वायु प्रदूषण से BS4 का संबंध है। ठीक है, BS4 का संबंध किससे बच्चों, तो वायु प्रदूषण से BS4 का संबंध है, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों कि निम्न में कौन सर्वाहारी है। देखिए कितना प्यारा प्यारा और सिंपल प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी हतोताश नहीं होना है, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठना है। ठीक है, आप पूरे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो बहुत ही आसान से बहुत ही आराम से जो है एग्जाम आप दे सकते हैं। तो बच्चों आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, है ना। और आपके सबसे बड़ी बात तो आपको अच्छी ये है कि 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 80 प्रश्न आपके सामने होंगे। सब्जेक्टिव में भी इसी प्रकार से आपको डबल क्वेश्चन मिलता है और आपको आधा बनाना होता है। तो आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे प्रकार से बना सकते हैं, बस आप लोग जो है फोकस कीजिए। सर्वाहारी बताना बच्चों आपका है कुत्ता, शेर, हिरन और लोमड़ी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो सर्वाहारी कौन होता है, तो सर्वाहारी होता है कुत्ता। कुत्ता जो होता है वो क्या होता है, सर्वाहारी ये जंतु है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो बच्चों आप याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है बच्चों, तो एक दिशीय प्रवाह होता है। ठीक है, एक दिशीय प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसा होता है, एक दिशीय होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। बच्चों ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल बिल्कुल एकदम आप पढ़िए और आंसर लगाइए, ऐसा प्रश्न है। आपको एग्जाम में आप जब 5 सेट 10 सेट जब आप लगा लीजिएगा तो हम ये आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको बच्चों जो 40 क्वेश्चन बनाना है वो आप 1 से स्टार्ट करोगे और 40 पर जाकर 5 मिनट में आप बना करके बैठ जाओगे। ये हम आपको जो है पूरे विश्वास के साथ हम आपको कहते हैं कि इतना आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चूंकि आप साल भर पढ़े हैं, उसके बाद जो है प्रैक्टिस भी आपने खूब किया है और उसके बाद जो है आप सेट प्रैक्टिस भी खूब कर रहे हो, तो सेट प्रैक्टिस के बाद फिर क्वेश्चन जाएगा कहाँ बच्चों, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना। जो आपको याद है वही तो क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा थोड़े कि जो आपको याद नहीं है वो क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। बच्चों गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले तो उत्तल दर्पण में और आपका जो है समतल दर्पण में। ठीक है, उत्तल और समतल दर्पण में बच्चों आपका जो है हमेशा क्या बनता है, तो वो आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न कहता है बाष्पोत्सर्जन क्या है। बच्चों बाष्पोत्सर्जन एक है, बाष्पोत्सर्जन क्या है, तो एक बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। बाष्पोत्सर्जन क्या है बच्चों, तो बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है कि श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या है। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या है बच्चों, तो श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और इसके साथ में ऊर्जा है। श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि H2S I2 2HIS में कौन उपचायक है। तो बच्चों यहाँ पर उपचायक कौन है, तो उपचायक की अगर हम बात करते हैं तो उपचायक कौन हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। उपचायक कौन हो जाएगा बच्चों,
तो यहाँ पे आयोडाइड का जो है वो अवकरण हुआ है, आयोडाइड का क्या हुआ, अवकरण हुआ है, और आयोडाइड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उपचायक हो जाएगा। ठीक है, आयोडाइड क्या हो जाएगा, ये आपका उपचायक हो जाएगा। तो यहाँ से आपका I2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, I2 क्या हो जाएगा बच्चों, तो I2 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है बच्चों वो कैसा होता है, तो वो हरा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है बच्चों कि शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान क्या है। बच्चों शुक्राणु जो है वो बनता है आपका टेस्टिस में, लेकिन उसका संग्रह कहाँ पर होता है, संग्रह होता है उसका एपिडिडमिस में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एपिडिडमिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। शुक्राणु संग्रह, शुक्राणु जो है वो बनता है कहाँ पे, शुक्राणु बनता है बच्चों आपका किसमें, तो या टेस्टिस में बनता है, लेकिन उसका जो संग्रह होता है वो संग्रह कहाँ पर होता है, तो एपिडिडमिस में आपका ये संग्रह होता है। अगला प्रश्न की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है बच्चों कि निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है बच्चों, कहता है केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो ये सारे तो उभयलिंगी नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। नेक्स्ट कहता है आइरिस, आइरिस के पीछे वाली जो परत को क्या कहते हैं बच्चों, आइरिस के जो पीछे वाली परत होती है उसे क्या कहते हैं, तो आइरिस के पीछे वाली परत को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, आइरिस के पीछे वाली परत को, आइरिस यानी कि परितारिका, परितारिका के पीछे वाली परत को बच्चों हम लोग कहेंगे सिलियरी पेशिया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सिलियरी पेशिया कहते हैं। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, सिलियरी पेशिया कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो है आपका सिलियरी पेशियां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बच्चों 40 नंबर की, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, मतलब अधिक होता है। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है बच्चों, तो रंग में आपका लाल का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण उसकी विचलन कम होती है, और बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है, जिसके कारण इसकी विचलन अधिक होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ऑप्शन नंबर 21 है 41 है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन में क्या होता है बच्चों, उपचयन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का योग होता है। उपचयन में क्या होता है, उपचयन में बच्चों ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन जो है जुड़ता है, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसका उपचयन कहलाता है। तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग बच्चों, बी नंबर है हाइड्रोजन का वियोग। तो हाइड्रोजन अलग हो चाहे ऑक्सीजन जुड़े, ये भी आपका सही आंसर है। ऑक्सीजन का योग हो चाहे हाइड्रोजन का कमी हो तो उपचयन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां से आपका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उपचयन एक प्रक्रिया है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी, तो आपका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बच्चों क्या होता है, CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं CaOCl का होल शेयर बोल सकते हैं। ठीक है, CaOCl2 आप लिखेंगे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्न में कौन उपधातु है। यहां से आपका हो जाएगा निकेल, कॉपर, एंटीमनी या फिर आयरन। तो आपको बच्चों यहां से एंटीमनी जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। आपको पता है उपधातु की संख्या 7 होती है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, ये आपके 7 उपधातु है। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 44 कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो यहाँ पे देखिए सोना, हीरा, चांदी, लोहा। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बच्चों आपका क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल मस्ती से प्रश्न आपको बनेगा बच्चों, एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहो, है ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है। तो बच्चों पुतली के जो साइज होते हैं उसके नियंत्रित करता है कौन, तो परितारिका यानी कि आइरिस नियंत्रित करता है। ठीक है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है, जिसको हम लोग परितारिका बोलते हैं। अगले प्रश्न है बच्चों की पेंटेन के कितने समावयवी संभव है। तो पेंटेन के बच्चों यहाँ पे कितने समावयवी संभव है, तो 3 समावयवी संभव है। ठीक है, जब आप पेंटेन बनाते हैं C5H12 इसका सूत्र होता है। पेंटेन का जो सूत्र होगा C5H12 हो जाएगा, है ना। और ये एल्केन ग्रुप का जो है ये सदस्य है, और इसके जो समावयवी की जो संख्या होगी जो 3 हो जाएगा। नॉर्मल पेंटेन बनेगा, आइसो पेंटेन बनेगा और नियो पेंटेन बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर इसको बनाएंगे तो नॉर्मल, आइसो और नियो बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या था बच्चों 47 की कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और परमाणु भार बच्चों कितना होता है? तो 12 होता है। चलिए 48 नंबर प्रश्न आते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है आपका ऑप्शन है एम्पियर, फ्लेमिंग, फैराडे और इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज बच्चों किसने किया था? फैराडे साहब ने किया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज बच्चों किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे साहब ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 49 कहता है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है ना? तो किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पे सूत्र होता है V बराबर आई आर। V बराबर एस आई आर याद रखेंगे, V बराबर आई आर। इसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे डिराइव्ड कर दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा? आपका क्या बन जाएगा बच्चों? V बराबर अगर आई आर से आप डिराइव करेंगे तो इसका सूत्र होता है V बराबर आई आर। तो यहाँ से आ जाएगा V बराबर R बराबर दिया हुआ, R बराबर अगर निकालेंगे तो V बटे आई आ जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा। R बराबर यहाँ से R बराबर अगर निकालेंगे तो V बटे आई आएगा। नहीं, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से R बराबर V बटे आई। ये आई है, यहाँ पे आई है, V बटे आई हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखेंगे V बराबर आई आर सूत्र होता है यहाँ से, है ना? तो इसका यहाँ से रिलेशन क्या बन जाएगा? R बराबर V बटे आई। R बराबर क्या हो जाएगा? V बटे आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 गलती से लिखा गया, ये आई है, ये क्या है? आई है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों क्या कहता है? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहता है कोशिका में, उत्तक में, केंद्रक में, सभी में। कहाँ पाया जाता है बच्चों गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? 51 कहता है कि डायनासोर किसका उदाहरण है बच्चों? डायनासोर जो है वो कहता है सरीसृप का, मैमेलिया, थैलोफाइटा, उपयुक्त में सभी। तो डायनासोर जो बच्चों वो सरीसृप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो डायनासोर सरीसृप का उदाहरण है। ठीक है, सरीसृप वर्ग का उदाहरण है डायनासोर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या कहलाते हैं, है ना? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों वो क्या कहलाते हैं? वो एल्केन कहलाते हैं, है ना? हाइड्रोकार्बन आप पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप एल्केन को देखते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन को आप देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप आते हैं 53 पर चलते हैं। न्यूलैंड की अष्टक नियम कब दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम जो बच्चों वो कब दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम जो है वो 1866 ईस्वी में दिया था। ठीक है, न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था बच्चों वो कब दिया था? तो 1866 ईस्वी में न्यूलैंड साहब ने अपना अष्टक नियम दिया था। अगला प्रश्न कहता है कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है बच्चों? आदर्श ईंधन, नाम ही है आदर्श ईंधन, है ना? इससे किसी प्रकार की जो है गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, इससे किसी प्रकार की गैस का जो निष्कासन नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 55 नंबर कहता है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, गर्म दिन, बादलों वाले दिन, कोई नहीं। तो बच्चों बादलों वाले दिन जो है हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि धूप ही नहीं होगा तो आप इसका उपयोग कैसे करिएगा? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बादलों वाले दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? बच्चों बताइए, वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 78% होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 78% हो जाएगा। बताइए, एकदम बिल्कुल मजे मजे वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों 57 की टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का बच्चों आपको उत्तराखंड में, आपका उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है ना बच्चों? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? क्योटो सम्मेलन जो हुआ था भूमंडलीय ताप वृद्धि से संबंधित है। ये क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है बच्चों? तो भूमंडलीय ताप ये वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बच्चों की एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है एटीपी। ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ये पूछ रहा है कि फॉस्फेट की संख्या कितनी? तो ट्राईफॉस्फेट यानी कि यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो फॉस्फेट की संख्या जो होती है वो 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? तो कीट जो होते हैं बच्चों वो कीट जो है वो किससे श्वसन करते हैं? ऑप्शन है आपका गिल्स, फेफड़ा, ट्रैकिया एंड गिलकोस्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रैकिया हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ट्रैकिया से सांस लेते हैं। कीट जो होते हैं वो अपना श्वसन ट्रैकिया से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है बच्चों? मनुष्य में जो पाचन क्रिया जो होती है वो आरंभ हो जाती है मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि मुख गुहा आपका जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख गुहा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख गुहा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चों कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताइए मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है बच्चों? तो मानव नेत्र में जो है वो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा बच्चों? 100 वाट का जो बल्ब है ना, तो यहां से जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो आई बराबर यानी कि विद्युत धारा बराबर, यहां से फॉर्मूला हो जाएगा P बटे V हो जाएगा। यहां से आपका दिया हुआ है कितना, तो आपका दिया हुआ है आपको, ये क्या आ रहा है, आई बराबर P बटे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा 100 बटे में हो जाएगा आपका 250 वोल्ट, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा 10 से 10 कट जाएगा, 5 बचे 25, 5 दूनी का 10, यानी कि बच्चों आपका आ जाएगा 0.4 एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.4 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चों वो क्या है, तो वो है यकृत, लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर है, यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 65 कहता है, 65 कहता है बच्चों शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है बच्चों, तो वो मस्तिष्क बनाता है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, मस्तिष्क हो जाएगा। शरीर का मस्तिष्क जो भाग है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बनाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न 66 कहता है कि पेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी से लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या होता है? तो इसका लक्षण प्रारूपी अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है, ठीक है। और एकल संकर संकरण का जो है वो जीन प्रारूपी अनुपात की अगर बात करेंगे तो जीन प्रारूपी अनुपात जो हो जाता है बच्चों वो क्या हो जाता है, 1:2:1 हो जाता है, ठीक है। 1:2:1 हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ तो बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 67 नंबर कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में बच्चों कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में आप गैस की अगर बात करेंगे तो निष्क्रिय गैस आपकी भरी जाती है, ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें 68 नंबर कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बच्चों? तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होगा आपका एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? तो एम्पियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं 69 कहता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मात्रक, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है बच्चों? तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा? 6 जूल हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इसको ऐसे लिख देते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर बच्चा अगर बात करें कि निश्वास द्वारा निकली वायु कैसी रहती है? अगर श्वसन के दौरान जो वायु निकलती है वो कैसी रहती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। क्या रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर बात करें बच्चों फुसफुस शिराएं हृदय के किस वेश्म में खुलती है? देखिए फुसफुस शिरा में क्या होता है कि शुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध रक्त बच्चों किधर बहती है? तो वाई
अलिंद में आती है ना, वाई अलिंद, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाया अलिंद हो जाएगा। वाया अलिंद में जो है ये क्या होती है, प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा का रंग कैसा होता है बच्चों। तो इंद्रधनुष के जो भीतरी हिस्सा का जो रंग होता है बच्चों वो कैसा होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे बैगनी होता है। कैसा होता है, तो बैगनी होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा का रंग जो होता है वो कैसा होता है, बैगनी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं आप लोग, उत्तल लेंस का, सॉरी हाँ एक मिनट, यहाँ पे साइड मिरर के रूप में दर्पण होगा बच्चों, यहाँ पे लेंस नहीं होगा, दर्पण होगा आपका। अगर लेंस की बात करते हैं, यहाँ से अगर लेंस ही छोड़ देते हैं तो इससे यहाँ से जो आंसर आपका चेंज हो जाएगा है ना, यहाँ से आंसर आपका चेंज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपको कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं होगा। साइड मिरर के रूप में हम उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, लेंस का नहीं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। हमको दर्पण नहीं है तो हम आंसर मार देंगे कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन में था। 74 नंबर बात करते हैं कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा बच्चों, तो +20 है तो वह जो उत्तल दर्पण होगा कैसा होगा, उत्तल। फोकस अगर प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी अगर प्लस में बच्चों तो वो कैसा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और अगर फोकस ऋणात्मक है तो वो आपका अवतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न कहता है 75 की अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बच्चों कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, अभी हमने बताया ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 76 कहता है बच्चों कि अंडोत्सर्ग कब होता है। अंडोत्सर्ग बच्चों कब होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रजोधर्म के 12 से 14 दिन बाद, 12 से 14 दिन बाद ये आपका अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 12 से 14 दिन बाद। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है बच्चों कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया करती है। देखिए जिंक जो है वो कॉपर को क्या करते हैं, विस्थापित कर दिया, तो यहां से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या मजा आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चों कि निम्न में कौन प्रबल भस्म है। निम्न में बच्चों कौन प्रबल भस्म है, आपको प्रबल भस्म की बात बताना है। अगला पहला ऑप्शन है NH4OH, NH4OH, बी ऑप्शन है NaOH, सी ऑप्शन है MgOH का होल टू एंड, डी ऑप्शन है बच्चों आपको यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका है CaOH का होल टू। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों NaOH हो जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे प्रबल भस्म है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या था 79 नंबर कहता है बच्चों, 79 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है बच्चों, 7 से कम होता है। 7 से कम का जो मान होता है वो पीएच मान 7 से कम वाला वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है, और 7 जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये लास्ट प्रश्न बच्चों आज के ऑब्जेक्टिव का, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है। तो आवर्त सारणी की बच्चों क्षैतिज कतारें ये क्या कहलाती है, तो ये आवर्त कहलाती है। और ऊर्ध्वाधर कतारें वर्ग कहलाती है। 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज का जो है सेट 1 का है ना, साइंस के सेट 1 का आपका 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बच्चों आपके सामने हमने सारे प्रश्नों को करवाया, ठीक है। अब हम इसके जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर वाले जो भी प्रश्न रहेंगे बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का, उन सारे प्रश्नों को 2 नंबर और 5 नंबर वाले भी हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर वाला भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस पार्ट 1 वीडियो में सेट 1 का आप 1 से 80 प्रश्नों को आपने देखा। अब नेक्स्ट जो पार्ट हम लाएंगे उसमें हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते बच्चों। सभी को अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग इस चैनल को जरूर प्यार दुलार देंगे ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक को आपके सामने लाएं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।